दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मोबाइल से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आपको सब्सक्राइब बटन के ऊपर जो है क्लिक मारना है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इसके साथ ही आपको दोस्तों ये घंटी का आइकन जो है राइट साइड में, इसके ऊपर भी क्लिक मारना है ताकि हम रेगुलर नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरटीआई के बारे में। आरटीआई की फुल फॉर्म है बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये क्या होता है और कैसे हम इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो इसी के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं कि आरटीआई बेसिकली है क्या। आरटीआई का जैसे मैंने बताया कि इसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये बेसिकली। और ये जो एक्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल्कुल अलग है और दिल्ली गवर्नमेंट का बिल्कुल अलग है। मतलब प्रोसेस इसका अप्लाई करने के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। आरटीआई का मतलब है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से रिलेटेड, उनके प्रोसेस से रिलेटेड, उनकी स्कीम से रिलेटेड जो भी वो बेनिफिट्स कस्टमर्स को या सिटीजन्स को देते हैं, तो वो बेसिकली उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बस 10 रुपये की फ़ीस है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। बाकी स्टेट वाइज अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट फ़ीस है और उनका हो सकता है प्रोसीजर भी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो आरटीआई है उसके लिए, और ऑफलाइन कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। बाकी अगर स्टेट्स का भी अगर आप एक कॉमन प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि प्रोसेस है स्कीम से रिलेटेड, तो वो हम कैसे रिक्वेस्ट करें। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है क्योंकि हम लोग जो भी टैक्स का मनी देते हैं या जो भी हमारा जो मतलब हम उनके सिटीज़न हैं एक तरीके से। गवर्नमेंट जो है, हम गवर्नमेंट के नहीं, हम इंडिया के सिटीजन्स हैं और हमने ही जो है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा या जो भी है विधायक हैं, जो भी हम ही लोगों ने बनाया है। तो एक तरीके से वो लोग अकाउंटेबल हैं क्योंकि हम लोग जो टैक्स देते हैं उसका पैसा जो है वो लोग यूज़ करते हैं और पब्लिक मतलब बेनिफिट्स के लिए, सिटीज़न के बेनिफिट्स के लिए। अब वो यूज़ कहाँ हो रहा है ये हम पता लगा सकते हैं, या कोई स्कीम है उसके बारे में, या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं जानना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आरटीआई डाल सकता हूँ। आरटीआई बेसिकली एक्ट है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के पास रिक्वेस्ट मतलब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। अब ये कोई पुराना वर्ड नहीं है, ये बेसिकली 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था दोस्तों, और लगभग 12 साल पहले, और तब से ये एक्ट बना दिया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके अंडर आती है। मतलब एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही एक तरीके से उस टाइम एक्ट बनाया, और फिर जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ से या उन डिपार्टमेंट से हमें चाहिए वो हम जो है सीधे ले सकते हैं। तो दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल डिफरेंट है। आप समझ लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसेस स्कीम्स है, उसके लिए आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है, मतलब उसके उनके यहाँ भी आरटीआई एक्ट होते हैं, तो आपको डालनी है तो उनका प्रोसीजर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है और उनकी वेबसाइट्स बिल्कुल अलग है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा अगर कोई भी आरटीआई एक्ट डालें, कि उन लोगों की स्टेट गवर्नमेंट्स की जो है वेबसाइट्स बिल्कुल अलग हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल अलग वेबसाइट है। मतलब जो हमारा यूनियन, मतलब इंडिया यूनियन की जो गवर्नमेंट है, जो अभी जो बीजेपी लेड है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस कोई भी है, तो उसके लिए बिल्कुल कंप्लीट अलग वेबसाइट है। दिल्ली गवर्नमेंट से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए राइट टू इन्फॉर्म एक्ट के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, मतलब आरटीआई के तहत, तो उनकी वेबसाइट बिल्कुल अलग है और स्टेट गवर्नमेंट्स की बिल्कुल अलग है। तो मैं आज जो बात करूंगा वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल कि इस समय जो बुलेट प्रोजेक्ट जो था, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट था, उस पर क्या आगे बढ़ी, क्या क्या मतलब आपका जब से स्टार्ट हुआ है, क्या स्टार्ट डेट थी और क्या क्या एडवांसमेंट, मतलब क्या क्या चीज़ें प्रोग्रेस में हुई हैं, तो ये मैं इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूँ। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। या फिर आप ये मांग सकते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी ने फेसबुक पे डाला था कि प्राइम मिनिस्टर हमारा कितना काम करते हैं, कितनी छुट्टी ली है उन्होंने पिछले 2 साल में। तो ये इन्फॉर्मेशन लोगों ने मांगी थी और उन लोगों को मिली थी पीएमओ ऑफिस में, जो भी आरटीआई कहना चाहिए फाइल हुई होगी। तो फिर वो असाइन होती है दोस्तों नोडल ऑफिसर्स में। नोडल ऑफिसर होते हैं बेसिकली पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के हेड कह लीजिए। उसके बाद फिर वो जाती है जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसके पीआईओ को, पीआईओ मतलब पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर है जो भी है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसके पास जाती है, वो हमें इन्फॉर्मेशन ला के देता है। तो अब दोस्तों दो तरीके हैं आरटीआई फाइल करने के, पहला है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन में देखिए थोड़ा लंबा है, कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और ये अगर आप करने जाएंगे तो टाइम लगेगा।
और सबसे अच्छी बात आरटीआई की ये है कि 10 रुपये केवल आपको चाहिए आपकी जेब में और आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, आप बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले हैं, तो आपको फ्री में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो आरटीआई का जो ऑफलाइन का प्रोसेस है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। और आज जो मैं बात करूँगा बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी हमें आरटीआई डालनी है हम कैसे डालते हैं। तो इस चीज़ का दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स और सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ के से रिलेटेड जैसे हम आरटीआई डालते हैं, तो मैं आज उसी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो ऑफलाइन वाली की पहले मैं बात कर लेता हूं। तो ऑफलाइन वाला ये जो प्रोसेस है लगभग सेम ही है। स्टेट गवर्नमेंट्स के आरटीआई के लिए भी लगभग सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत पैसे का चेंज हो जाएगा या फिर एक आध प्रोसेस में हल्का सा चेंज हो जाएगा, बट यही सेम प्रोसेस है हर आरटीआई डालने का। ऑफलाइन है कि मतलब आपको जो है फॉर्म अपने हाथ से मतलब आप लिखिए और उसको जो है या तो पोस्ट कर दीजिए या फिर जाके वहीं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके उसे दे दीजिए और उससे जो है एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ले लीजिए। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या है प्रोसेस आरटीआई ऑफलाइन डालने का। सबसे पहला है दोस्तों कि आप कोई भी पेपर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कंप्यूटर से नोट लिख के जाएं या प्रिंट आउट निकलवा के जाएं, नहीं, आप कोई भी वाइट पेपर लीजिए, उसमें अपनी क्वेरी लिखिए, जो भी आपका क्वेश्चन है, जिसके बारे में भी आप जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं। उसके बाद कोई इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, सिंपल आपको एक वाइट पेपर उठाइए, उस पर लिखना शुरू कर दीजिए, मुझे ये चीज़ें जाननी है, पिछले 2 साल में क्या हुआ इस स्कीम से रिलेटेड, या फिर ये है तो ये है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप लिखिए। उसके बाद आपको जो है पर्टिकुलर एड्रेस, मतलब आप एक लिफाफे के अंदर वो अपना जो है क्वेरी बंद कर दीजिए और वहाँ पे ऊपर लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है सीपीआईओ, मतलब सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है या फिर स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, उसका एड्रेस वगैरह लिखिए पूरा का पूरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में वहाँ पे लिफाफे के ऊपर लिखना होगा इन्फॉर्मेशन सॉट अंडर आरटीआई एक्ट 2005, या फिर आप लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेरीज है आपकी साफ साफ लिखी होनी चाहिए और कोई भी ध्यान रखिए कोई भी एम्बिगिटी या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने ये डाल दिया और मैं 50 चीज़ें पूछ लूँ, नहीं यार, एक चीज़ पूछिए, सॉलिड चीज़ पूछिए, नहीं तो रिजेक्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए और ध्यान रखिए कि प्रॉपर कोई चीज़ आप पूछ रहे हैं तो वो एक तरीके से शॉर्ट में पूछिए, ये नहीं है कि पूरी रामायण आपने लिख दी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद आपको जो है नाम और मेलिंग एड्रेस वहीं पे लिफाफे के ऊपर नीचे लेफ्ट साइड में आप फ्रॉम करके डाल दीजिएगा, ताकि उन्हें अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने हैं उससे रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट आउट निकाल के भेजनी है तो वो आप लोगों को आसानी से जो है भेज सकें। इसके बाद आपको जो है 10 रुपये की फ़ीस देनी होती है, अगर आप ऑफिस में जमा करते हैं जाके तो वहाँ से कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर का 10 रुपये का वो लग जाएगा या बैंक ड्राफ्ट लग जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप जाके वहाँ पे जमा कर दीजिए ऑफिस में, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, तो आपको जो है पोस्ट ऑफिस जाके 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना होगा और वो आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी आपने एप्लीकेशन भेजी है उसका जो है फ़ोटोकॉपी रखिए अपने पास। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं पोस्ट ऑफिस जाके, तो आप उस रजिस्ट्री का जो रिसिप्ट है, रसीद है, वो अपने पास हमेशा रखिए, आपके पास प्रूफ बना रहेगा, ठीक है। कल को अगर रिजेक्ट होती है या फिर जवाब नहीं आता है तो आपके पास ये रहेगा भाई मैंने भेजी अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया और ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ rti.online.gov.in, इस पर हम चलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये है दोस्तों सिंपल हमारी जो है वेबसाइट है, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ ऑनलाइन वाले में लिखी हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड बता रहा हूँ, और ऑफलाइन वाले में एक जनरल है कि आप ऐसे जो है चाहे सेंट्रल की भेजें चाहे स्टेट के लिए आरटीआई ऑफलाइन फाइल करें, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ से, सिंपल यहाँ पे साइन अप हेयर पे जाके, और यहाँ पे आप सब कुछ डाल सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, स्टेट, ये सारी चीज़ें आपको जो है भर सकते हैं दोस्तों। इससे ये फ़ायदा रहता है दोस्तों, अगर आप रेगुलरली आरटीआई डालने वाले बंदे हैं, ठीक है, और आप अगर रजिस्टर करके आरटीआई डालेंगे तो आपने जो भी पुरानी आरटीआई डाली है उसके जवाब, वो कहाँ कहाँ गई थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी जब भी आप लॉगिन होंगे। लेकिन आप देखते हैं कि अगर आपको एडहॉक डालनी है, मतलब ऐसे कभी आपने डाली नहीं है, ये एक ही बार डालनी है, कभी आपको फ्यूचर में भी कभी ऐसा जो है पुराना ऑनलाइन साइट पर डाटा नहीं देखना है, तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्या करिए, मैं आपको बता देता हूँ, हम भी सीधे वैसे ही डालेंगे आज। आप
सीधे जाइए, यहाँ पे आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर जाना है, ठीक है। तो सबमिट रिक्वेस्ट पे जाना है, आपको आरटीआई फाइल करनी है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्रोसेस। आपकी आरटीआई फाइल होती है तो आपका जवाब जो है 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। 30 दिन के अंदर, वैसे जल्दी भी आ जाता है, लेकिन मैं 30 डेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 30 डेज तक आपको वेट करना है एक तरीके से। अगर 30 डेज से ऊपर होते हैं तो आपको अपील सबमिट करनी होती है, ठीक है, कि आपका जवाब नहीं आया। जैसे ही आरटीआई फाइल होती है, क्या होता है कि 1-2 दिन में कईयों की रिजेक्ट भी हो जाती है, क्योंकि या तो वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है मुझे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का, आप सेलेक्ट करके डाल रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है, और मतलब आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर चीज़ प्रॉपर सोच समझ के डालिए आरटीआई। दूसरी चीज़, 30 डेज के अंदर अगर जवाब नहीं आता है तो आप अपील जो है डाल सकते हैं उस आरटीआई के एवज में। वो आपको कहाँ से डालनी है पहले मैं ये बता देता हूँ। वो आपको यहाँ से डालनी है, और यहाँ पे मैंने लिख भी दी हैं, ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए जो एक डॉक्यूमेंट है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैसे करना है। तो सबमिट फर्स्ट अपील पे जाइए। पहली अपील आप डालेंगे जब आपकी 30 डेज तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। तो आपको यहाँ जाके नीचे सबमिट कर दीजिए। ये अपील का बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका बनेगा वो डालिए, ईमेल आईडी डालिए, सिक्योरिटी कोड डालिए, सबमिट करिए, और आप जो है अपील सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी अगले 30 दिन तक कोई और रिप्लाई नहीं आता, फिर भी रिप्लाई नहीं आता, तो आप और इसको एस्केलेट कर सकते हैं। तब आपको सेकेंड अपील फाइल करनी होती है। उसके लिए आपको यहाँ पे है लिंक उसका, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, उसका लिंक मैंने यहाँ पे अलग से भी डाल दिया है। तो सेकेंड अपील आप यहाँ पे नीचे आपको मेन पेज पे भी मिल जाएगी। यहाँ पे कंप्लेंट एंड सेकंड अपील, इस पर क्लिक मारिए, फिर आपको एक प्रॉपर वेबसाइट पे ले जाएगा अलग, वहाँ से आप सेकंड अपील डाल सकते हैं। अगर आपका पहली बार आपने अप्लाई करा तभी भी नहीं आया, दूसरी बार आपने अपील करी पहली अपील तभी भी नहीं आया, तो तीसरी बार आपको यहाँ से जो है पूरी इन्फॉर्मेशन भर के, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपको यहाँ पे CPIO की डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेगी कि, और ये इजीली निकल जाती है गूगल से, CPIO की डिटेल्स किस डिपार्टमेंट का है, तो आजकल सब गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको भरनी पड़ेंगी। और ये बेसिकली जब आप पहली बार आप डालेंगे आरटीआई, ठीक है, और जो भी प्रोसेस होता है वो आपको वेबसाइट पे दिखाता है, आपको स्टेटस चेक कर सकते हैं अपनी आरटीआई एप्लीकेशन का। तो वो आपको बेसिकली CPI जो होते हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन के पास जो एप्लीकेशन गई है, या फर्स्ट अपील के बाद जहाँ जहाँ एप्लीकेशन गई है, उनके नाम और डिटेल्स आ जाते हैं, एड्रेस, तो आप वहाँ से भी कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं से भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम जो है पहली अपील जैसे सबमिट करते हैं, सबमिट रिक्वेस्ट पे जाते हैं, हम डायरेक्ट सबमिट कर रहे हैं, हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक मारते हैं, सबमिट पे क्लिक मारते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो उसके एसोसिएट बैंक्स थे, 6 बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, ये सारे के सारे जो है एग्रीगेट हो गए हैं, एक ही जगह आ गए हैं, मतलब स्टेट बैंक के अंदर मर्ज हो गए हैं। तो जब आप आरटीआई डालेंगे, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, क्योंकि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिपोजिटरी के अंदर ही आता है, रिपोजिटरी सॉरी कह रहा हूँ मैं, उसी के अंडरटेकिंग में आता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो आपको इन बैंकों से अगर इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ही आप आरटीआई फाइल करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जैसे भरना है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप किसी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आते हैं, मान लीजिए आपकी कोई एनजीओ है या फिर कुछ इस टाइप से है, कुछ आप काम करते हैं, तो यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हैं। नहीं तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट यहाँ से सेलेक्ट करिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। और पब्लिक अथॉरिटी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। योर रिक्वेस्ट विल बी फिल्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, सॉरी मैं हाइड कर लूँगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं, तो हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप लिटरेट हैं या लिटरेट है सेलेक्ट कर लीजिए, लिटरेट हैं या ग्रेजुएट हैं। जब आप लिटरेट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा कि आप ग्रेजुएट हैं या कौन है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए, बेटर रहता है, SMS अलर्ट्स आते रहते हैं आपके पास कि आपकी इन्फॉर्मेशन आई या जो भी है, ठीक है। ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। इसके बाद आपको सिटीजनशिप सेलेक्ट करनी है, ऑब्वियसली इंडियन। बिलो पॉवर्टी लाइन से अगर आप हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो नो सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप यस करेंगे तो आपको जो है कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी,
नो कर देंगे तो आपको जो है 10 रुपये ऑनलाइन पे करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी क्वेरी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों नीचे कि आरटीआई के लिए आप क्या मतलब इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे ब्राउज़ करके कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास जिसके तहत आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो यहाँ पे आप ब्राउज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डालना है और मेक पेमेंट पे जाके आप पेमेंट कर दीजिए। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन जैसे नेट बैंकिंग होती है वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, रुपए कार्ड से, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और इजीली आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। और आप जो है ट्रैक करना चाहते हैं अपना स्टेटस, तो आपको यहाँ पे व्यू स्टेटस पे क्लिक मारना पड़ेगा। व्यू स्टेटस में जाइए, यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो डालिए, ईमेल आईडी डालिए, सिक्योरिटी कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए, आपको एप्लीकेशन के स्टेटस पता लग जाएगा। तो सिंपल चीज़ है दोस्तों, ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है, बहुत ही ईजी है और कोई भी बंदा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है, बस 10 रुपये चाहिए, कोई इतना इशू नहीं है, गवर्नमेंट आराम से इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मुझे लगा इसके लिए वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत से लोग हैं जो मान लीजिए रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, या फिर हो सकता है किताबें लिखते हैं कि कैसे क्या चला इस गवर्नमेंट में, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। कोई इन्फॉर्मेशन आप जो चाहते हैं अपने कहना चाहिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा, जैसे बैंक है दोस्तों, आप चाहते हैं कि ना कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं मुझे बताया जाए, या फिर मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको बस डिपार्टमेंट वो वाला सेलेक्ट करना है, उस हिसाब से आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन दोस्तों। अच्छा, अब दोस्तों ये तो हो गई बात आरटीआई के बारे में। एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी कहना चाहिए, मैंने देखा मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इससे जस्ट पहले एक मैंने वीडियो बनाई है कि कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो मेरे पास दोस्तों कम्युनिटी में आप लोग जब भेजते हैं, मतलब आप लोग जो भी कमेंट सेक्शन में डालते हैं, मैं मैक्सिमम सबके जवाब देता हूँ। ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो है सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है। ठीक है, और आप लोग भी जानते हैं कि ना कि मैंने आप लोगों को दिखाया था पुराने वीडियो में कि यहाँ पे यूट्यूब में पोर्टल में अगर मुझे सर्च करना पड़ता है तो मेरे पास लेटेस्ट जैसे कमेंट्स हैं वैसे नहीं आते हैं, और पर्टिकुलर जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर जो कमेंट आया वो आता है। अब मान लीजिए किसी ने 10 दिन बाद, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा 10 दिन पहले, ठीक है, मतलब आज क्वेश्चन पूछा और मैंने उसे आज ही रिप्लाई कर दिया, 10 दिन बाद वो बंदा आके मेरे रिप्लाई को देखता है, फिर उस पर रिप्लाई करता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो फिर उस पर रिप्लाई करता है तो मुझे जल्दी यहाँ पे दिखता नहीं है। और बेसिकली अगर मैं पुराने बहुत पहले तक जाऊँ और देखूँ 2-3-4 महीने पुराने तक क्वेश्चंस, तो मैं देख नहीं पाता, मुझे बहुत लोड करने पड़ते हैं पेजेस, फिर जाके देखना पड़ता है। और दोस्तों ये भी है कि मेरे पास हर क्वेश्चन का आंसर नहीं है, और हो सकता है जो चीज़ मुझे पता नहीं है उसका आंसर आप लोगों के पास ही हो। तो इसीलिए दोस्तों मैंने एक अलग से वेबसाइट बनाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत ही मतलब बहुत दिन लगा के बनाई है, बहुत अपनी मेहनत से बनाई है, और सिर्फ इसलिए कि ताकि हम जैसे लोगों की मदद हो सके। और कोई भी गवर्नमेंट का प्रोसेस या कोई भी क्वेश्चन है मन में, आप लोग बेझिझक यहाँ पे बस आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, यहाँ से लॉगिन करिए और कोई भी बंदा जो है यहाँ से आस्क क्वेश्चन पे जाके क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, आप आस्क क्वेश्चन करेंगे तो आप जो है ईजिली, जैसे ये लॉगिन करने का मांग रहा है क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ इस टाइम, तो आपको बस आस्क क्वेश्चन जाके सिंपल आप अपना क्वेश्चन लिखिए, डिटेल वे में लिखिए कि आपको पूछना है और यहाँ पे डाल दीजिए। तो मेरे बस में होगा, मैं डाल दूंगा जवाब अगर मुझे पता होगी चीज़ें। और नहीं तो अगर आप लोग जब इस वेबसाइट पे आते हैं तो आप लोग अगर किसी और का क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, और आपके पास उसका आंसर है, तो प्लीज़ आंसर दीजिए। यहाँ पे कोई भी बंदा लॉगिन करके आंसर दे सकता है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है एक बार। ये दोस्तों इसलिए रजिस्ट्रेशन मैंने इसलिए डाला है ताकि स्पैम ना हो, लोग बहुत स्पैम करते हैं वेबसाइट्स पे। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे वो लोग ऑथेंटिक बंदे होंगे, ठीक है, तो वही लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं और वही लोग जो है आंसर डाल सकते हैं। आप आंसर भी डाल सकते हैं, आप आंसर के ऊपर कमेंट भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर भी कमेंट डाल सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करिए, इस चीज़ को यूज़ करिए और यहाँ पे आप जितना हो सके क्वेश्चंस डालिए अपने, और आपस में ही हो सके कोशिश तो जवाब देने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर पता है तो प्लीज़ उस पर आंसर करिए। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये इस वेबसाइट पे ना कोई ऐड आएगा ना कुछ, ये सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि हम लोगों की हेल्प हो पाए। और आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें आप हिंदी में भी पोस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई लोगों ने, यूज़र्स ने रजिस्ट्रेशन करा था। यहाँ पे आप क्लिक मार के देख सकते हैं किन किन लोगों ने करा था। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी लोगों ने, सुनील जी ने, इन्होंने, काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा था। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन है आपका आप यहाँ पे डालिए, जिनको पता है वो आंसर दें, और यही है दोस्तों।
तो इट विल हेल्प अ लॉट, हम सबके लिए बहुत अच्छा हेल्पिंग एक फोरम, एक टाइप का प्लेटफॉर्म बन जाएगा दोस्तों। बहुत सारी कैटेगरीज में आप लोग जो है क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो यही था दोस्तों मेरा वीडियो। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे टेक बुल्लू चैनल को दोस्तों। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों एंड हैव अ गुड डे।